स्टूडेंट, मैं नंदिनी सिंह आप सभी का वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। तो हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट में समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं। समुच्चय को पढ़ने से पहले हमको नंबर सिस्टम के पूरे नंबर्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो समुच्चय है उसमें संख्या पद्धति के बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम की वीडियो है, संख्या पद्धति की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ही मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ क्या होगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल नंबर होता है मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? इनको n से डिनोट करते हैं, मतलब n से प्रदर्शित करते हैं। वो नंबर जो 1 से चालू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और उससे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और उसे w से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा आता है हमारा, उसके बाद आता है इंटीजर, जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक। हिंदी में होता है ये हमारा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में क्या करते हैं? हम चिन्हों का प्रयोग करने लग जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करने लग जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पूर्णांक। तो -1, -2, 0, 1, 2, ये सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। उसके बाद हम कर रहे हैं परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के जो समुच्चय होंगे उनको हम Q से प्रदर्शित करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। फिर उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दें, मतलब रूट के अंदर अगर हम अभाज्य संख्याएं लिख दें, तो वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या का उदाहरण है √2। ठीक है, रूट में 2 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 में आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, वो सब किस में आती है? वास्तविक संख्या में। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, जो 1 से कटे और खुद से करे। एग्जाम्पल के लिए 2, अगर हम 2 को देखें तो 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 2, 4, 1। ठीक है, 4 किससे किससे कट सकता है? 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। उसके बाद आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वो 2 संख्याएं जिनका हम महत्तम समापवर्तक ले और महत्तम समापवर्तक 1 आए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैंने इस टॉपिक पे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम समुच्चय शुरू करते हैं। क्लास 11th का है, क्लास 11th का है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो क्या इंग्लिश में इसकी क्या होगी? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समुच्चय की परिभाषा क्या हो गई? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, वस्तु तो समझ में आ रही होगी, सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो सुपरिभाषित संग्रह मतलब, जैसे सुपरिभाषित संग्रह का हम लेते हैं, सुपरिभाषित संग्रह का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उदाहरण लेते हैं हम सुपरिभाषित संग्रह का। सुपरिभाषित संग्रह क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, अगर मैं बोलूँ कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं लिखिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप कहाँ से लिखेंगे? 1 2 3 4, ये क्या हो गई हमारी प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप ये किसी भी स्टूडेंट से पूछे या टीचर से पूछे कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो आपको हमेशा सब बताएंगे कि 1 2 3 4 प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसी तरह अगर आप पूछेंगे प्रथम 5 सम संख्याएं बताओ, ठीक है। अगर आप किसी से पूछते हैं प्रथम 5 सम संख्याएं बताओ, तो कोई भी आपको बताएगा 2 4 6 8 10। ये मतलब आप जिससे भी पूछेंगे कि प्रथम 5 सम संख्याएं बताएं, वो सभी आपको क्या बताएंगे? 2 4 6 8 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो चीज़ें सुपरिभाषित नहीं हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ 5 बेस्ट एक्टर के नाम बताओ, ठीक है। तो 5 बेस्ट एक्टर क्या हो सकते हैं? ठीक है, हो सकते हैं सुशांत सिंह हो, दूसरा पहला सुशांत सिंह, दूसरा पहला हो सुशांत सिंह, दूसरा हो ऋतिक रोशन, तीसरा आमिर खान, चौथा राजकुमार राव, पांचवा कोई और हो। ये मेरे लिए है बेस्ट एक्टर, ठीक है, ये पांचों। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा तुम दूसरा बताओगे, किसी और से पूछेगा तो वो कुछ और बताएगा। मतलब जो 5 एक्टर होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं बेस्ट, ठीक है। मतलब ये परिभाषित नहीं है कि यही 5 एक्टर क्या है बेस्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये चीज़ें क्या होती है? सुपरिभाषित नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग समुच्चयों को लिखना सीखेंगे कि समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब हम सीखेंगे कि समुच्चयों को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो
समुच्चयों के गुण। ठीक है, क्या क्या समुच्चयों के, तो हम लोग आज लिखने जा रहे हैं समुच्चयों के गुण। तो समुच्चयों का पहला गुण क्या होता है, जो समुच्चय होते हैं उनको हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A B C से लेके Z तक अंग्रेजी का कैपिटल लेटर कोई भी हो उसको हम समुच्चयों से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है जो समुच्चय होते हैं उनको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। समुच्चय जो होते हैं को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जो समुच्चय होते हैं उनको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे एक समुच्चय दिया है A बराबर 1 3 2 6 3 4। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 9। ठीक है, तो हम इसको किसी भी क्रम में, जरूरी नहीं हम इसको लिखें 1 2 3 4 6 9, जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखें, हम इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो समुच्चय होते हैं, ठीक है, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको दोबारा हम नहीं लिख सकते। समुच्चय के अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जो समुच्चय होते हैं उनके अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय A बराबर ये, ठीक है, SCHOOL स्कूल, तो हम यहाँ पे 2 डबल बार, जो समुच्चय में हम 2 लिखे ना डबल बार, उसको नहीं लिखेंगे, केवल हम O को एक ही बार लिखेंगे। ये लिखेंगे SCHOL, मतलब किसी भी नंबर का रिपीटेशन समुच्चय में, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये समुच्चय की 3 प्रॉपर्टी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग आगे। उसके बाद जो समुच्चय होते हैं उनको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और समुच्चय के अवयव को चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, चौथा गुण क्या है, जो समुच्चय होते हैं उनके अवयव को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, जैसे A B C D। ठीक है, इसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल लेटर से। और जो समुच्चय के अवयव होते हैं हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है मझला, उसी के अंदर लिखे जाते हैं। आप कभी भी बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर समुच्चय को नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, समुच्चय के अवयव को हमेशा छोटे अक्षरों में लिखते हैं और किसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्सिलॉन के बारे में, जिसका प्रतीक है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रतीक को एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है बिलोंग टू। मान लेते हैं कोई समुच्चय A बराबर दिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो जब हम दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लिखेंगे 10 बिलोंग टू A, मतलब जो 10 है समुच्चय A का भाग है। इसका मतलब होगा 10 जो है समुच्चय A का भाग है। अगर हम 11 लिखें, देखिए यहाँ पे 11 है क्या, तो 11 बिलोंग टू नॉट A, इसका मतलब है कि जो 11 है समुच्चय A का भाग नहीं है। बिलोंग टू का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो 10 है, जो अवयव 10 है वो समुच्चय A का भाग है, और जो अवयव 11 है समुच्चय A का भाग नहीं है। और जो एप्सिलॉन है उसका मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है, तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद किसी भी समुच्चय को दो विधियों द्वारा निरूपित किया जाता है। एक होती है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो समुच्चयों को किस विधि, समुच्चयों को का निरूपण, ठीक है, तो समुच्चयों का निरूपण, ठीक है, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों को दो विधि द्वारा निरूपित किया जाता है, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध, ठीक है, पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध। दूसरी है समुच्चय निर्माण, ठीक है, पहली है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में क्या करते हैं, कोई भी समुच्चय होगा, ठीक है, जैसे कोई समुच्चय ए है, ठीक है, तो उसके अवयव को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और अर्ध विराम लगा के, मतलब कॉमा लगा के लिखेंगे। जैसे दो, कोई भी समुच्चय के अवयव दिए, जैसे कोई प्रश्न है ए कोई, तो ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो उनको रोस्टर विधि द्वारा निरूपित कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम इसको निरूपित करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रोस्टर विधि में मझला ब्रैकेट लगाएंगे और अवयवों को आपस में कॉमा लगा के लिखेंगे। यही होता है हमारे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, इसी के साथ ये रोस्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में हम अवयव को कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह का नाम होता है कोलन का चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कोलन का चिन्ह। ठीक है, इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, ये कोलन का चिन्ह होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। तो इसमें हम किसी को लिखते हैं कैसे, देखिए, जो समुच्चय निर्माण रूप होता है उसमें समुच्चय को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वर है। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के, ये x सच दैट, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जो x है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में से ही कोई एक है। ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे x की जगह आप y भी लिख सकते हो, कुछ भी सिंबल का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ इसका एक और एग्जाम्पल, समुच्चय निर्माण रूप का। ठीक है, जैसे कोई दिया है समुच्चय, दिया है a बराबर x कोलन x। ठीक है, x कोलन x मतलब x सच दैट x एक प्राकृत संख्याएं हैं जहाँ x जहाँ x इज ग्रेटर देन, मतलब x 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से छोटा मतलब 4, 5, 6। इसका मतलब क्या होगा कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 समुच्चय
ए के अवयव हैं। इसका मतलब होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 समुच्चय ए के अवयव हैं। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1.1 क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाय, घर पे रहिए, खुश रहिए।